नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपका हार्दिक अभिनंदन करने जा रहा हूँ। आज हम 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट के हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए थे। आज ये आगे का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अब जो भारत का शासन जो था, महारानी विक्टोरिया जी थी, उनके क्या हुआ, अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का पद बदला गया, अब उसे भारत का वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय। लॉर्ड कैनिंग बने पहले वायसराय। लॉर्ड कैनिंग क्या बने थे, पहले वायसराय बने। ठीक है। ये क्या था, ब्रिटिश ताज का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। क्या था ये, ब्रिटिश ताज का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। तो हमने इसमें अधिनियम में क्या देखा, जो अभी भारत का शासन जो था सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। लॉर्ड कैनिंग बने पहले वायसराय। ठीक है। वायसराय जो था ब्रिटिश ताज का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। क्या था, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त किए गए। ये जो बनाया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको समाप्त कर दिया गया। इससे द्वैध द्वैध शासन प्रणाली, ड्यूल गवर्नमेंट समाप्त हो गई। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट क्या होगी, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। किसका पद स्थापित किया गया, भारत सचिव का। ठीक है। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो भारत सचिव जो था, किसका सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट का। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति। ठीक है। तो आपने इस स्लाइड में क्या देखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पद था समाप्त कर दिया गया। ड्यूल गवर्नमेंट समाप्त हो गई, भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई गई। उसका अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव। ये एक निगमित निकाय, मतलब कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था भी थी। ठीक है। जिसे भारत और इंग्लैंड की अदालतों में मुकदमा करने और उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त था। ये जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं अभी, लक्ष्मी कांत की बुक से कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सारा कुछ अभी हमने इंक्लूड किया हुआ है, कुछ छोटा नहीं है। ठीक है। तो बोले भारत सचिव की सहायता के लिए क्या हुआ, 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव। ये कानूनी रूप से क्या थी, मान्यता प्राप्त थी। जिसे भारत और इंग्लैंड की अदालतों में मुकदमा करने और उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त था। क्या था, इंग्लैंड की अदालतों में मुकदमा करने और उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त था। मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, इंग्लैंड में भारतीय शासन का नियंत्रण किया जा सके। प्रशासनिक जो मशीनरी थी उसमें सुधार करना था, ताकि इंग्लैंड से ही भारतीय शासन का नियंत्रण किया जा सके। इंग्लैंड में बैठे बैठे ही भारत का शासन का नियंत्रण किया जा सके। भारत की आंतरिक शासन व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। इस अधिनियम से क्या हुआ, कोई भी आंतरिक शासन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। क्यों लाया गया, ये प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करने के लिए, इंग्लैंड से भारतीय शासन का नियंत्रण किया जा सके। भारत की आंतरिक शासन व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, इस अधिनियम से। भारत परिषद अधिनियम 1861। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो नोट्स हैं इसके, वो भी छोटे छोटे और सिंपल करके किए गए हैं, आपको समझ आ जाएगा। जहाँ समझाना पड़ेगा मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। 1 मिनट पानी पी लो। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आया था? एक्चुअली 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में शासन के लिए भारतीयों का सहयोग जरूरी है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था काफी बड़ा हुआ था, उसके बाद इनको लगा कि यार हम भारत का प्रतिनिधित्व कोई नहीं लेंगे, बंदे उससे हम लेंगे नहीं, तो सहयोग लेना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर के लिए। इस उद्देश्य से 1861, 1891, 1901 में अधिनियम लाए गए। तो आपसे पूछा जाएगा 1861 का जो अधिनियम क्यों लाया गया? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीयों का सहयोग जरूरी है। इस उद्देश्य से 1861 और 1852 और 1901 में ये अधिनियम लाए गए। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीयों की विधान परिषद में भागीदारी की शुरुआत। ठीक है, भारतीयों की विधान परिषद में भागीदारी की शुरुआत, यहाँ से क्या हुआ, विधान परिषद में क्या हुआ, भारतीय की भागीदारी की शुरुआत हो गई। वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह कुछ प्रतिष्ठित भारतीयों को अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन से सदस्य गैर सरकारी, कौन कर सकता है? वायसराय। क्या दिया गया इसको कि आप जाइए और प्रतिष्ठित भारतीयों को अपनी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करिए। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को नियुक्त किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, ये 3 सदस्यों को क्या किया, विधान परिषद की भागीदारी में उनको शामिल कर लिया गया। किसमें? विधान परिषद में। ये क्या थे? गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट चलें फिर। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को फिर से विधायी शक्तियां दी गई। किसको? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। 1773 से 1833 का विकेंद्रीकरण अब उल्टा गया। ठीक है, अभी आपको पता चला पहले क्या हुआ, इनकी शक्तियां छीन ली, परंतु अभी क्या किया, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी है उनको फिर से विधायी शक्तियां दी गई। 1773 से 1833 का केंद्रीकरण अब उल्टा गया। ठीक है, अब उल्टा हो गया जी। इस इसका असर 1937 तक प्रांतों की आंतरिक स्वायत्तता मिल गई। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, मतलब ग्रास रूट तक ले जाना, मतलब नीचे तक ले जाना सत्ता का, जैसे हम पंचायतों तक ले जाते हैं वैसे ही। नई विधान परिषदों का गठन, बंगाल का 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में, पंजाब का 1897, ये 3 नई विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई। किसने? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की परिषद का सदस्य विभाग प्रभारी बन सकता है और अंतिम आदेश जारी कर सकता है। वायसराय की परिषद का सदस्य कौन बन सकता है? विभाग प्रभारी, और अंतिम आदेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। इसके बारे में बोला गया। ठीक है, आपातकालीन अध्यादेश की शक्ति, अब ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि भारत में जो अध्यादेश चलता है ना अभी, कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया, इस अधिनियम से। वायसराय बिना परिषद की मंजूरी से 6 माह तक अध्यादेश जारी कर सकता था। वायसराय को नियम व आदेश बनाने की शक्ति मिल गई। परिषद संचालन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करने का अधिकार। ठीक है, परिषद संचालन के लिए क्या, विस्तृत नियम नियम बना सकता था वो। ठीक है, निर्धारित करने का अधिकार। और क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था बिना परिषद की मंजूरी से। बहुत बड़ी शक्ति थी ये। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम 1892 आ गया। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, पर बहुमत सरकार के पास था। इसमें गैर सरकारी सदस्य पहले 3 थे, अभी और बढ़ा दिए। परिषद को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला। क्या मिला? बजट को परिषद को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है वायसराय को गैर सरकारी सदस्य नामांकित करने का अधिकार मिला। वायसराय को क्या किया गया? गैर सरकारी सदस्य नामांकित करने का अधिकार मिला। गवर्नर को स्थानीय सदस्यों की सिफारिश पर नामांकन की शक्ति मिली। ठीक है, गवर्नर को क्या हुआ?
स्थानीय संस्थाओं की सिफारिश पर नामांकन की शक्ति मिली, परोक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परोक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें ये चेंजिंग हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? केंद्रीय परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, 16 टू 60 कर दी गई। केंद्र में सरकारी बहुमत, ठीक है, प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत स्टार्ट हो गया। ठीक है, बजट प्रश्न पूछने जैसे नए अधिकार मिले। बजट पे आप प्रश्न पूछ सकते हो, ये अधिकार का कब मिला? जिसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 में, उसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे पहले भारतीय कार्यकारिणी कई सदस्य चुने गए। इसमें क्या हुआ? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन सांप्रदायिकता को भी वैधता मिली। इसमें क्या किया गया? इन्होंने मुसलमानों को क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचन दे दिया गया। कॉरपोरेशंस, विश्वविद्यालय और जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, अगला है भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, केंद्र और प्रांत के विषय अलग कर दिए गए। ये कर दिए गए अभी जो लेटेस्ट जो है, देखो केंद्र और प्रांत के विषय अलग कर दिए गए, लेकिन शासन एकात्मक ही रहा। ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। मंत्रियों दरबार परिषद को जवाबदेह था। इसमें क्या था? जवाबदेही थी परिषद को। ठीक है, आरक्षित में गवर्नर के द्वारा परिषद को जवाबदेह नहीं किया गया। इसे ही द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्या हो गया? अभी द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट हो गई। ठीक है, लग रहा है पता? इसमें क्या हुआ? दो विषय बांट दिए गए, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में क्या होता था? परिषद की जवाबदेही होती थी, और आरक्षित में क्या होता था? गवर्नर द्वारा परिषद को जवाबदेही नहीं होता था। द्विसदनीय विधानसभा स्टार्ट हो गई, लोकसभा और राज्यसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई। इसमें क्या हुआ? द्विसदनीय विधानसभा बन गई। कौन? लोकसभा और राज्यसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी की गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य जो थे भारतीय होना जरूरी थे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। अब क्या बोला गया? 6 में से 3 सदस्य भारतीय होना जरूरी है। सांप्रदायिक निर्वाचन अब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों तक बढ़ाया गया। ठीक है, सीमित मताधिकार, संपत्ति कर व शिक्षा पर आधारित। लंदन में भारत का उच्चायुक्त का पद बनाया गया। ठीक है, भारत सचिव के कुछ कार्य उसे सौंपे गए। अब भारत सचिव के कुछ कार्य किसको दिए गए? उच्चायुक्त को, जो लंदन में भारत का उच्चायुक्त ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये थे आज की टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। समझ आया या नहीं आया वो बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।